नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय कंपोजिशन ऑफ वाटर की पाठचर्या में अंकित सोर्स ऑफ वाटर पे आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वाटर में सोर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत। तो पानी के स्रोत क्या क्या है और पानी की क्या आवश्यकता होती है, ये हम सबको पता है। जीवन में वाटर इज पानी बहुत आवश्यक है। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज फॉर एनिमल लाइफ। तो विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। तो हम ये चीजें पहले देखते थे कि जहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट होता था, जहाँ भी इंसान का बसाव होता था, वहां पे नदियां होती थी। नदियों के आसपास लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते थे, क्योंकि पहले लोगों को वाटर जो है लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए इतने सुविधाएं मौजूद नहीं थी। तो अब हम ये देखते हैं कि अब जो सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि आपको पंप मौजूद है, ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है, पानी को ट्रीट शुद्ध करके फिर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जहां भी मानव बसाव है वहां पानी पहली आवश्यकता है। मैंने बताया कि जहां भी इंसान रहेगा वहां वाटर की नीड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए अधिकांश शहर नदी के किनारे उपस्थित हैं। ज्यादातर शहर नदी किनारे उपस्थित है। जैसे कि आपका कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे, और जो आपका दिल्ली जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कारण से पानी की आपूर्ति आपूर्ति मतलब कमी 25 से 30 वर्षों के बाद अनुमानित आबादी के लिए डिजाइन की गई है। अब देखिए क्या होता है, जहां भी नई सिटी बसती है, तो जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि लोगों को घर तक पानी पहुंचाना होता है, तो वो पानी जैसे सोर्स ऑफ वाटर नदी है, रिवर है, इसी से पानी इनटेक किया जाता है, पानी लिया जाता है और ट्रीटमेंट करके लोगों की घरों तक पहुंचाया जाता है। और जिसको लोग घर में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के यूज करते हैं, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग पर्पस हो गया, बाथिंग पर्पस हो गया, फूड बनाने के यूज में लिया जाता है, कपड़े धोने के यूज में लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा, मतलब एक आदमी की कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। तो आपके इंडियन स्टैंडर्ड में 135 लीटर पर कैपिटा पर लीटर बताया गया है जो पानी की रिक्वायरमेंट है एक आदमी को। तो जो इंजीनियर होता है वो किसी भी सिटी, मान लो कानपुर में किसी एक टाउन के लिए, गोविंद नगर के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। तो ट्रीटमेंट प्लांट जो बनेगा वो आसपास के कई टाउन तक ट्रीटमेंट करके पानी पहुंचाएगा। तो उस ट्रीटमेंट प्लांट में कितने लोगों का पानी ट्रीट करना है उसको पता होना चाहिए। और आज अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है तो उसके आगे 25 से 30 वर्षों तक की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हुए, मतलब अनुमानित करते हुए कि आज आबादी अगर 1 लाख है तो 25 से 30 साल के बाद कितनी आबादी होगी, उस आबादी के लिए हम क्या करते हैं, उस ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करते हैं। अब जो डिजाइन का जो प्रोसेस होता है कि सर ये पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, तो पॉपुलेशन निकालने के कई मेथड होते हैं। वो इंजीनियर का काम है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये कई मेथड होते हैं जिससे अगर मुझे आज की पॉपुलेशन पता है तो मैं आगे की पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ। यह विभिन्न तरीकों से नगर पालिकाओं से उपलब्ध पिछली जनसंख्या रिकॉर्ड के आधार पर अनुमानित है। अब ये जो जनसंख्या आपको अनुमानित करनी होती है कि 25 से 30 साल बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट में कितनी जनसंख्या है वो नगर पालिका के पास रिकॉर्ड रहता है। उससे हमें पता चल जाता है कि इस एरिया की इतनी आबादी है, तो हम उससे फोरकास्ट कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 25 से 30 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी भी ये वाटर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोलॉजी मतलब होता है एक्रेंस ऑफ वाटर। ये एक तरीके से साइकिल जो होती है, पानी कैसे रोटेट करता है अपने एटमॉस्फेयर पे। जैसे बारिश हुई, फिर बारिश से इवोपरेट होगा, इवोपरेट होके डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ लॉसेस होंगे। तो हाइड्रोलॉजी जो है आपकी वो क्या होती है वो हम देखते हैं। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं एक्रेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर,
कि पानी उत्पन्न हुआ, कैसे सर्कुलेट हुआ और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सब हमें पढ़ना है इसमें। तो ये पानी का देखते हैं ये डेफिनेशन, ये पानी का विज्ञान है और पृथ्वी की सतह और उसके वायुमंडल पर पानी की घटना मतलब एक्रेंस, परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? एक्रेंस उत्पत्ति हुई, परिसंचरण सर्कुलेशन हुआ, फिर लोगों के घर पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये एक साइकिल होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। इसका मतलब है कि पानी से रिगार्डिंग उसका एक्रेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी है वो आपका हाइड्रोलॉजी कहलाता है। तो हाइड्रोलॉजी में जो एक्रेंस है वो मेनली किससे होती है? रेनफॉल से होती है। जो भी एक्रेंस होती है वो किससे? मेनली रेनफॉल होती है। रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला होता है, प्रेसिपिटेशन इक्वल टू इवापोरेशन प्लस रन ऑफ। इवापोरेशन प्लस रन ऑफ क्या मतलब है? प्रेसिपिटेशन मतलब हो गया आपका रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हुई है। इवापोरेशन मतलब हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में जो पानी इवापोरेट होके ऊपर वायु एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। तो ये एक तरीके से पानी बादल का रूप लेके फिर दोबारा से क्या करवा देता है? रेनफॉल करवा देता है। प्लस रन ऑफ, रन ऑफ मतलब होता है पानी जो सतह पे फ्लो करता है। जब बारिश होती है तो कुछ पानी भूमि, जमीन जमीन जो होगी, ग्राउंड जो होगा, वो आपका कैसा होगा? गर्म होगा। तो गर्म में जब आपका रेनफॉल जब एकर करती है तो ये रेनफॉल क्या करती है, इसमें जो गर्म होने की वजह से जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो इवापोरेट होके कुछ मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। तभी बारिश में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आसपास जो है आपके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ये वजह होती है। और रन ऑफ मतलब होता है जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा इस सरफेस के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो जो भी आपका प्रेसिपिटेशन होगा वो इक्वल होगा किसके? इवापोरेशन प्लस रन ऑफ के। तो ये हाइड्रोलॉजी है। मेन सोर्स ऑफ जो वाटर होता है वो आपके अपने इंडिया कंट्री में, भारत में जो है वो आपका रेनफॉल है। तो रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। तो रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ, रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स ऑफ एक तरीके से वाटर बोल सकते हैं इन इंडिया। अपना एक ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे मेन सोर्स जो है आपका वो रेनफॉल है वाटर के लिए। अब ये रेनफॉल को ही हम अलग अलग जगह यूज करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको हम सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। और आपका आइस भी है जो ग्लेशियर में फॉर्म की हुई है आइस, उससे भी पानी जो है वाटर जो है कन्वर्ट होता है आइस टू वाटर, उसको भी हम यूज करते हैं, उसको भी हम कुछ कहते हैं, वो भी अभी हम आपको सोर्स ऑफ वाटर में डिटेल से बताएंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी देख लेते हैं, क्योंकि वाटर के बारे में मुझे पढ़ना है तो वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी मुझे पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में देखिए, वाटर का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, H2O होता है। H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इन दोनों से मिलके क्या बनता है आपका? इन दोनों से मिलके आपका H2O बनता है। H2O मतलब वाटर। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है आपका, पानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं, एक ऑक्सीजन परमाणु परमाणु से बना एक अणु है। तो मैंने आपको बता दिया क्या है ये, पानी दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है एक, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से बना है। इसका रासायनिक सूत्र H2O, इसका फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो अणुओं के बीच में जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम सह संयोजक बॉन्ड बोल सकते हैं या बंधन बोल सकते हैं। अब पानी के कुछ भौतिक गुण हैं। शुद्ध पानी रंगहीन होता है मतलब कलरलेस होता है, गंधहीन होता है मतलब ओडरलेस होता है, कोई ओडर नहीं होती इसमें, और स्वादहीन तरल है, स्वादहीन मतलब टेस्टलेस होता है। यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाव में 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और देखिए इसका जो आपका जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जमने वाला पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने वाला, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होता है। आप देखेंगे तो आप इस समय गर्मियों में जो आपका टेम्परेचर है इंडिया में वो 50 प्लस चला जाता है कई एरिया में, जैसे राजस्थान के कुछ एरिया हैं वहाँ पे 50 प्लस टेम्परेचर चला जाता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट से आधा टेम्परेचर आपके आसपास, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट्स में आपको देखना पड़ता है।
और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो वाटर की बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का घनत्व जो होता है 1 ग्राम/ml होता है। घनत्व हम सब जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी एमके यूनिट बोलेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब होती है, ये आपकी ग्राम पर एमएल में। ठीक है, तो आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम ये आपका डेंसिटी। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, फ्रीजिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला देखा, और कौन सा बॉन्ड होता है, सह संयोजक बॉन्ड, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं वाटर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए जो वाटर यूज होता है वो हम देखते हैं। वाटर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है, एग्रीकल्चर में। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये जो फील्ड है ये आपका एग्रीकल्चर है, 89% है। और म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका में जो पानी आपके घरों में भेजा जाता है वो लगभग 8% है। इंडस्ट्री में आपका जो औद्योगिक क्षेत्र में यूज होता है वो 2% है। और लॉसेस में जो है, जो पानी लॉस हो जाता है वो लगभग आपका 1% है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, जो टोटल वाटर का कितना परसेंट आप कहाँ यूज करते हैं। 89% कृषि क्षेत्र में यूज करते हैं, 8% म्यूनिसिपैलिटी में, 2% इंडस्ट्री में, और 1% आपका यूज होता है लॉसेस कंसीडर करते हैं इसमें। अब हम ये देखते हैं वर्ल्ड वाटर यूज, जो आपका सीन है यहाँ पे, वर्ल्ड में वाटर किस जगह कितना यूज किया जाता है वो हम देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए आपका ब्लू से एग्रीकल्चर दिखाएगा, रेड से इंडस्ट्री दिखाएगा, और डोमेस्टिक। मैं कोई डेवलप्ड, आपका यूरोप काफी डेवलप्ड है उसकी बात करेंगे, एक तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे, उसके बाद हम इंडिया की बात करेंगे। अफ्रीका ज्यादा डेवलप नहीं है, अफ्रीका की बात करेंगे, फिर इंडिया की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में देखिए आपका ये जो है एग्रीकल्चर लगभग आपका 70% के करीब है वर्ल्ड जो यूज करता है। इंडस्ट्री लगभग अप्रोक्स आपका 20% है। और जो आपका डोमेस्टिक यूज है, डोमेस्टिक यूज आपका लगभग 10% है। डोमेस्टिक मतलब जो घरों में यूज किया जाता है वो लगभग आपका 10% है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में देखिएगा आपका, यूरोप एक डेवलप्ड कंट्री है, ये एग्रीकल्चर पे कम डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर पे आपका ये लगभग 30% के करीब एग्रीकल्चर पे यूज करता है। और ये आपका अप्रोक्स 50% जो है वो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे डोमेस्टिक यूज वर्ल्ड के कंपेयर में ज्यादा है, बोल सकते हैं हम 25%, क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह यूज किए जाते हैं वो वेस्टर्न इंग्लिश टॉयलेट यूज किए जाते हैं, बाथ टब वगैरह यूज की जाती है, जिसमें पानी का वेस्टेज अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं ये अफ्रीका। अफ्रीका एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो अफ्रीका में जो इंडस्ट्री है वो अधिक है। इंडस्ट्री लगभग आपकी यहाँ पे देखिए 82% के करीब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हम। इंडस्ट्रीज बहुत कम है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड है हम यहाँ, इंडिया के कंपेयर में कम है, आगे देखेंगे। और ये आपके इंडस्ट्री जो है यहाँ पे लगभग आपकी 5% के करीब है। और जो आपका डोमेस्टिक यूज है वो इंडिया से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है, लगभग आपका 10% करीब है। नेक्स्ट हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में माइडिया देखिए हम एक कृषि प्रधान देश है, टोटली हम डिपेंड है किसमें, एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे आपका हम देख चुके हैं 82% 83% के करीब हम एग्रीकल्चर पे यूज करते हैं। इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर है, आपका 1 से 2% इंडस्ट्रीज है अपने यहाँ, इंडस्ट्री बहुत कम है। और ये आपका डोमेस्टिक यूज में हम एक तरीके से बोल सकते हैं 8% वाटर हम यूज करते हैं, जो कि अभी हमने पीछे आपको दिखाया था। तो ये वर्ल्ड वाटर यूज जो है आपको वो मैंने बताया। अब आगे हम चलते हैं, आपका क्राइसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि वाटर की इंपॉर्टेंस आप समझे और उसको कंजर्व कर सकें। ये देखिए जो डाटा ये दिया हुआ है, वो आपको जो डाटा अवेलेबल है वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने ये डाटा आपको इंडिया के लिए दिया हुआ है, जिसमें 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। मतलब 54% भारत का एरिया जो होगा वो काफी ज्यादा पानी को लेके प्रॉब्लम फेस करने वाला है। इसलिए आपको पानी कंजर्व करना चाहिए। गर्मियों गर्मियों के मौसम में कई स्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि आप न्यूज में भी कभी कभी देखते होंगे। ये देखिए जो आपका ब्लैक से जो मेंशन है, एरिड एंड लो वाटर यूज, ये आपका लेह लद्दाख का पोर्शन है। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिड मतलब सूखा, जहाँ पे वाटर का यूज बहुत कम है। ये देखिए नीचे से ये डार्क रेड जो है एक्सट्रीमली हाई, जहाँ पे ग्रेटर देन 80% जो है प्रॉब्लम है वाटर को लेके, वो आपको डार्क रीजन जो दिख रहा है, ये आपका राजस्थान दिख रहा है। ये राजस्थान का पोर्शन आप जानते हो सूखा है। ये आपका यूपी का जो वेस्ट है वो भी आपको इसमें दिख रहा है, उत्तराखंड में थोड़ा सा रीजन दिख रहा है।
हरियाणा जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, पंजाब का कुछ पोर्शन जो है वहाँ पानी की दिक्कत है, और ये आपका टॉप में जम्मू कश्मीर का कुछ भाग है, और ये आप साउथ में देखिएगा तो यहाँ आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कुछ भाग आपको दिखता है। गुजरात के कुछ एरिया हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी को लेकर दिक्कत फेस करते हैं। उसके बाद हाई में आपका 40 से 80% जहाँ दिक्कत हो रही है वो थोड़े से आपका ये मध्य प्रदेश का भाग है, ये जो ऑरेंज टाइप का है, और ये आपका यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं जहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और जो मीडियम टू हाई 20 से 40% दिक्कत फेस करनी पड़ी वो डार्क येलो है, आपका ये भाग हो गया। ये आई थिंक आपका झारखंड का कुछ पोर्शन लगेगा, ये उड़ीसा का कुछ पोर्शन लगेगा, और ये आपका बिहार का कुछ पोर्शन लगेगा। तो ये दिक्कत है यहाँ पे। और जो लो लो टू मीडियम मतलब जिसमें आपका 10 से 20% दिक्कत है वो आपके डार्क येलो है। येलो में आपका ये पूरा पोर्शन आ जा रहा है, उड़ीसा का पोर्शन, झारखंड का पोर्शन, छत्तीसगढ़ का पोर्शन। यहाँ पे आपका कुछ एरिया जो है वहाँ पे लो टू मीडियम है जहाँ पे 10 से 20% में दिक्कत है। और जो बहुत कम दिक्कत है जो आपका लाइट येलो है सबसे ऊपर लो, जिसमें नीचे देखिए लेस देन 10%, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा जो है यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये आपको जानते हैं सिक्किम है, और ये आपका टॉप में अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे आपका नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर आपका मेघालय है यहाँ बीच में, और यहाँ पे असम है, और ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी वाटर को क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। जहाँ भी इंडस्ट्री का सेटअप होता है वहाँ वाटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम वाटर को लेके इस स्टेट में नहीं है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 7 स्टेट्स को 7 बहनें कहते हैं भारत की। तो वो भी आप इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वाटर को कंजर्व करिए, वाटर को बचा के रखिए क्योंकि वाटर बहुत एसेंशियल है। बिना पानी के अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखिए कैसी लाइफ होगी। अभी हम लोगों के पास अवेलेबल है वाटर, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, लेकिन वाटर इज वेरी प्रीसियस, उसको बचा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत। दो मेनली आपको दो प्रकार के जल के स्रोत हैं। कौन कौन से दो प्रकार? पहला आपका सरफेस, मेनली टू टाइप। पहला सरफेस वाटर जिसको हम सतही स्रोत कहते हैं, सतह स्रोत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके लेक, लेक मतलब आपका झील हो गया, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब आपका तालाब हो गया, स्ट्रीम मतलब धारा हो गया, रिवर मतलब आपका नदी हो गई, और स्टोरेज रिजर्वायर मतलब जिसको भंडारण जलाशय कहते हैं। उसको अभी हम डिटेल में वन बाय वन आपको एलोबरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सब सरफेस वाटर भूगर्भ जल बोल सकते हैं, जो जमीन के अंदर पानी रहता है उसको हम बोल, इसके एग्जाम्पल हैं आपके ओपन वेल, ट्यूब वेल, आर्टिशियन वेल, इनफिल्ट्रेशन गैलरी और इनफिल्ट्रेशन वेल। इनके लिए वही वर्ड यूज किया जाता है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही आपको ओपन वेल कुआं होता है, तो ट्यूब वेल आपका नलकूप होता है, और ये आर्टिशियन वेल को आर्टिशियन वेल ही कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले सरफेस सोर्स ऑफ वाटर का। पहला जो है जिसको हम कहते हैं लेक, लेक मतलब झील के बारे में आपको बताने। झील मेनली आपकी पहाड़ी एरिया में होता है, लेकिन ये हर एरिया में आपको देखने को मिलेगा, पठार में भी मिलेगा, मैदानों में भी मिलेगा। तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, मतलब इसके चारों ओर क्या होता है, लैंड होता है, ऊंचे ऊंची आपके एक तरीके से बैंक बोल सकते हैं, आसपास आपका स्थल खंड से घिरा होता है। चारों साइड एक गड्ढा होगा, उसके चारों साइड आपकी बाउंड्री होगी जिससे जो पानी होगा वो घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है, मतलब ये स्टेशनरी रहता है। तो झील का वाटर मूव नहीं करता है, ये स्टेशनरी रहता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है, मतलब इसमें हमेशा जो वाटर है वो रहेगा। और जिस एरिया में ये लेक होती हैं, जैसे नैनीताल आप जानते हो, और आपके इंडिया में काफी लेक हैं, ये जो लेक है इनके वाटर को यूज करके उसको ट्रीट करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है। झीलों का जल प्राय स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका खारापन होता है। ज्यादातर झीलें जो होती है वो खारेपन वाली होती है, लेकिन कुछ आपकी खारी झीलें नहीं भी हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों पर और मैदानों पर भी मिलती हैं, तथा स्थल
पर सागर तल के नीचे भी पाई जाती है। जो आपका सी लेवल है, समुद्र, समुद्र के नीचे भी कुछ झीलें पाई जाती हैं। आपने इंडिया में ये देखा होगा, ये आपका इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज है। यहाँ पे जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा, वहाँ पे एक चिलिका लेक है। चिलिका लेक एकदम यहाँ पे सब सॉल्टेस्ट वाटर लेक है, तो समुद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन वो आपको लेक कहलाती है। काफी लेक है जिसको लोग समुद्र भी कहते हैं, जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी नाम है उसका, लेकिन वो आपकी क्या है, वो आपकी लेक है। तो लेक आपकी समझ गए, लेक में पानी रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, पानी मूव नहीं करता है। अलग अलग सोर्स से पानी इसमें आता है, जैसे बर्फ पिघल के लेक में आएगी पानी, और आपका फ्लो करते हुए कोई भी चीज का वाटर जो है वो इसमें बारिश का पानी आ सकता है। तो लेक के सोर्स है, लेकिन इसका आउटलेट नहीं होता है। तो लेक एक तरीके से आपका बड़ा वर्जन है तालाब की कंपेयर में। तालाब जो है वो छोटा होता है किसकी तुलना में, लेक की तुलना में। अब हम देखते हैं तालाब, पॉन्ड। पॉन्ड जो है, तालाब जिसको हम पोखर भी कहते हैं, ऐसे जल भरे गड्ढे को कहते हैं जो झील से छोटा हो, झील से छोटा होता है। हालांकि झील और तालाब के आकारों में अंतर बताने के लिए कोई औपचारिक मापदंड नहीं है। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे कि दोनों के शेप में क्या डिफरेंस होता है, तो ऐसा कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। लेकिन पॉन्ड जो होता है, तालाब जो होते हैं, ज्यादातर प्लेन में होते हैं, और आपका जो झील होती है वो ज्यादातर आपको हिली एरियाज में मिलती हैं, और बता दिया पठारों में भी हो सकती हैं, प्लेन में भी हो सकती है, लेकिन तालाब ज्यादातर आपको प्लेन में मिलेंगे। गांव में आपने देखा होगा, विलेजेस में तालाब खोद के जो गांव का जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, उसको हम यहाँ तक तालाब तक पहुंचाते हैं, और इसी में फिर हम आपका इस पानी को यूज करते हैं जानवर नहलाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, अभी भी यूज किया जाता है। इसका इसका फायदा क्या होता है, जब इतने से एरिया में आपका वाटर फिल रहेगा, हमेशा वाटर भरा रहेगा, तो जो अंडरग्राउंड जिसमें नीचे पानी जाता रहेगा, ग्राउंड के नीचे सीप होके, पर्कुलेट होके, और जो आपके जमीन के नीचे जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल होता है, उस ग्राउंड वाटर टेबल को क्या करता है, ये आपका बढ़ाता रहता है, और वाटर की वहाँ दिक्कत भी फेस नहीं करनी पड़ती है। ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है रिचार्ज होता रहता है, इसको रिचार्ज कहते हैं। तो उस एरिया में पानी की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। ये आपका पॉन्ड जो है, तालाब जो है, वो छोटा होता है झील की कंपेयर में। आपका जो वाटर होता है झील का स्टेशनरी होता है, इसके वाटर को हम इसका भी वाटर स्टेशनरी होता है, लेकिन बारिश का पानी ज्यादातर इसमें कंजर्व किया जाता है। स्ट्रीम देखते हैं, धारा। धारा जो होता है, स्ट्रीम जिसको हम धारा कहते हैं, इसको मैं सही से आपको समझाता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। स्ट्रीम क्या होता है, आपने देखा होगा हिली एरियाज जो होते हैं, जैसे ये पहाड़ है, ये हिली एरिया है, इस पहाड़ में आपकी यहाँ पे आइस जमी हुई है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। अब धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग मतलब कुछ गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्म गैसेस हैं, इसकी वजह से जो आपकी ये जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं ज्यादा तेजी से। तो नॉर्मली ये पिघलते रहते हैं, और पिघल के किसका रूप लेते हैं, वाटर का रूप लेते हैं। तो ये सरफेस पे ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, और इसको जहाँ पे भी स्लोप मिलेगा, ये स्लोप मिल रहा है, तो अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में ये डाउन फ्लो करेंगे। कहाँ फ्लो करेंगे, डाउन फ्लो करेंगे, और डाउन फ्लो करते करते फिर आपके प्लेन एरिया में, फिर स्लोप धीमे धीमे कम होता है, कम होगा तो ये प्लेन एरिया में आ जाएंगे। प्लेन मतलब आपका समतल एरिया में आ जाएंगे, जैसा आपका यूपी जो है प्लेन एरिया में है। फिर यही धीमे धीमे पानी फ्लो करने लगेगा, तो ये रिवर का रूप ले लेता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो स्ट्रीम क्या है, a stream is a body of water। स्ट्रीम एक वाटर की बॉडी है, विथ सरफेस वाटर फ्लोइंग, जिस सरफेस पे पानी फ्लो करता है विद इन द बेड एंड बैंक्स ऑफ चैनल। इसमें ज्यादा तेज फ्लो नहीं होता है पानी। आपको नॉर्मली ये जो फिगर दिख रहा है देखिए, इसमें कुछ एरिया पे ज्यादा एरिया का इंक्लूड नहीं होता है, छोटे से एरिया में वाटर जो होता है इसमें फ्लो करता रहता है। ये डायरेक्शन होती है आपकी वाटर फ्लो की। आप कभी भी हिली एरिया में जाएंगे तो ये नोटिस करेंगे कि आपके हिली एरिया में ये आपके पत्थर भी बड़े बड़े होते हैं, और साइड में आपके वाटर भी इससे फ्लो करता है। ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, शुद्ध फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जिसको हम वहाँ के लोग जो होते हैं इसको पर्टिकुलर पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं उस वाटर को। तो वहाँ के जो लोकल विलेज होते हैं सब यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रीम नीचे प्लेन में आती है, रिवर का रूप ले लेती है। रिवर का रूप लेने के बाद, रिवर जैसे आपको पता है इंडिया की जो सबसे लंबी रिवर है वो आपकी गंगा रिवर है, जिसकी जो आपकी लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है।
ये आपकी लेंथ है किसकी, गंगा की। सबसे लंबी नदी है, कई राज्यों से निकलती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये। अब ये जो गंगा रिवर है वो प्लेन में है, वो प्लेन में है, तो ऊपर से जो स्ट्रीम का वाटर आता है, स्ट्रीम का वाटर फिर जैसे प्लेन में पहुंचेगा वो रिवर का रूप ले लेता है। देखिए, एक नदी एक प्राकृतिक बहता हुआ झरना है जो आमतौर पर मीठे पानी की होती है, जो समुद्र समुद्र झील या किसी अन्य नदी की ओर बहती है। अल्टीमेटली आप जानते हैं, आपके इंडिया में, अपने इंडिया में दो सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, या ये आपका बे ऑफ बंगाल है, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका अरेबियन सी है। तो जो भी रिवर फ्लो करती है अल्टीमेटली उसका वाटर कहाँ पे जाता है, ये समुद्रों में जाके गिरता है, सी में जाता है। तो हम इस वाटर को जितना ही, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो इसके पानी को यूज करके हम लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और समुद्र में जाने के बाद ये वाटर आपका रीयूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सॉल्टेस्ट हो जाता है और उस पानी को रीयूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रिवर का वाटर जो भी आपकी, जैसे गंगा है, आपकी गोदावरी है, कावेरी है, और आपकी गोमती है, ये सहायक नदी है गंगा की। तो आपकी ये जो रिवर है वो बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का। और इस सबसे ज्यादा पानी जो यूज किया जाता है रिवर का, और जो रेन वाटर होता है वो सबसे ज्यादा स्टोर होता है, एक तरीके से हम रिवर्स में बोल सकते हैं। लेकिन ये पानी अल्टीमेटली सी में जाता है, जो कि एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। अब स्टोरेज रिजर्वायर, जिसको हम भंडार जलाशय कहते हैं, ये देखेंगे स्टोरेज रिजर्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। मैं आपको फिगर से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, बारिश के मौसम में जब अधिक बारिश हो जाती है तो हम उसके पानी को स्टोर करना चाहते हैं, ताकि बाढ़ जैसी सिचुएशन ना आए। और जब कमी होती है तो जो डैम बना रखा होता है, डैम से पानी छोड़ देते हैं, ताकि जहाँ सूखा है वहां तक हम पानी पहुंचा सकें। बारिश के मौसम में पानी को संग्रहित करने के लिए और नदी के प्रवाह को कम होने के पर बाद में इसे छोड़ने के लिए भंडारण जलाशय का निर्माण किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण जलाशय, बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण जलाशय का निर्माण किया जाता है। देखिए, जो डैम होता है वो डैम बना के हम क्या करते हैं, जब अधिक बारिश होगी तो उसमें पानी को हम स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके अक्रॉस क्या करते हैं, हम एक बैरियर लगा के उसको काफी हाइट में, लगभग आपका 80 से 90 मीटर ऊंची हाइट खड़ी कर देते हैं। जिससे अब जब ऊंची हाइट पे करोगे तो ये पानी का बिखराव होने लगेगा, ये पानी क्या होगा, ये स्प्रेड होने लगेगा। तो इसको काफी ज्यादा एरिया चाहिए होगा फिर पानी के लिए। तो आसपास के जितने एरिया, कई किलोमीटर एरिया क्या किया जाता है, खाली करवा दिया जाता है। इसके ये करने के बाद तो डैम का ये फिगर भी देखिएगा, ये आपका डैम है जो कि पानी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें मेनली आपका 3 आपको दिख रहे हैं, ये इनएक्टिव स्टोरेज पूल है जिसका यूज नहीं होता है। कंजर्वेशन स्टोरेज पूल, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नॉर्मल ये पानी रखा जाता है। जब अधिक बारिश होती है तो ये कंजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए, आगे फ्यूचर में गर्मियों में लोगों को देने के लिए। फ्लड कंट्रोल स्टोरेज पूल, जब बाढ़ जैसी सिचुएशन अराइज होती है सभी गेट डैम के बंद कर दिए जाते हैं। तो और ये देखिए, जो पानी इकट्ठा करोगे तो ये आपका जो है ये रिजर्वायर है काफी एरिया में। जैसे आप जानते हो उत्तराखंड में आपका टेहरी डैम है। जब टेहरी डैम बना था तो इसको आसपास के लगभग 50 से 60 गांव जो हैं वो खाली करवा लिए गए थे। टेहरी डैम जो है आप जानते होंगे। तो ये डैम जो है ये पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि लोगों को पानी आसानी से पहुंच सके। वेल देखिए, कुआं जो होता है, अब ये सरफेस सोर्स खत्म हो गया, अब सब सरफेस सोर्स में आते हैं हम लोग। सब सरफेस सोर्स में आपका वेल, कुआं, कुआं को हम कूप भी कहते हैं। जमीन को खोद कर बनाई गई एक संरचना है जिसे जमीन के अंदर स्थिर जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। गांव में आपने देखा होगा, इसका जो पानी होता है ये क्या होता है, स्थिर जल होता है। ये आपका वेल मैंने खोद दिया, जो भी ग्राउंड वाटर टेबल होगा वहां पे पानी आपका मौजूद होगा। और ऊपर से फिर इसको बाल्टी और रस्सी की मदद से क्या करते हैं लोग, पानी इससे निकालते हैं। ठीक है, इसे खोद कर, ड्रिल करके या बोर करके बनाया जाता है। बड़े आकार के कुओं से बाल्टी या अन्य किसी बर्तन द्वारा हाथ से पानी निकाला जाता है। आप ज्यादातर जो आपके कुएं होते हैं गाँव में, वो इसका डायमीटर लगभग आपका 1 से 4 मीटर होता है। ठीक है, और किंतु इसमें जल पंप भी लगाए जा सकते हैं, जिन्हें हाथ से या बिजली से चलाया जा सकता है। इसमें पंप भी लगा देते हैं लोग,
मोटर चलाए तो पानी लिफ्ट हो जाता है इससे, और दोनों काम आता है ये। अब ये देखिए आपको दो प्रकार के सैलो वेल और डीप वेल होते हैं। सैलो वेल जो होता है, सैलो वेल में मेनली आपका देखिए ये जो स्ट्रेटा ये इम्परवियस होता है, इम्परवियस मोटा लेयर भी कहते हैं, जिसमें पानी पास नहीं हो सकता है। इसके नीचे भी आपका परवियस मीडियम है, पानी होता है, और ये टॉप में आपको दिख रहा है ग्राउंड वाटर टेबल टॉप में। अगर मैं बोरिंग करता हूँ और उसको मैं रोक देता हूँ इम्परवियस लेयर के ऊपर, उसको हम सैलो वेल कहते हैं, सैलो वेल कहते हैं। ये वाला वाटर मौजूद होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्परवियस लेयर हर जगह एक जैसी नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी ऊंची है। अब मैंने बोरिंग की तो मैंने बोरिंग कहाँ तक की, इम्परवियस लेयर तक बोरिंग कर दी, और यहाँ पे इसको भी ड्रिल कर दिया, तो अब जो वाटर यूज होगा वो ये यूज होगा, तो इसको हम डीप वेल कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका वाटर टेबल ये है। ये ग्राउंड सरफेस था आपका, ये टॉप वाला ग्राउंड सरफेस से आपको ये परवियस फॉर्मेशन, मतलब वो सॉइल है, इससे पानी पास हो सकता है, इसमें पानी मौजूद होता है। सैलो वेल क्या होते हैं, दीज आर द ट्यूब्स हैज डेप्थ लिमिटेड टू 30 मीटर, हैव मैक्सिमम डिस्चार्ज जो होता है 20 मीटर क्यूब पर आवर। इससे जो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो पानी निकाला जा सकता है वो आपका कितना होता है, 20 मीटर क्यूब पर आवर सैलो से। और जो डीप से, इसकी गहराई से मतलब नहीं होता है, सैलो डीप मतलब डिस्चार्ज से मतलब होता है। डीप वेल जो होता है, डीप मतलब आपके इम्परवियस लेयर पे जाके रोका जाएगा। दीज आर द ट्यूब वेल हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 600 मीटर तक हो सकती है मैक्सिमम डेप्थ, एंड मे गिव डिस्चार्ज मोर देन 800 मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में 800 मीटर क्यूब वाटर आपको देता है। और नल ट्यूब देखते हैं नेक्स्ट, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी इंपॉर्टेंट है आपका। ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वेल है, बस इसका डायमीटर नहीं होता, इसमें पाइप डालते हैं। नल ट्यूब ट्यूबवेल सब स्वयं ये स्पष्ट करता है कि नल के द्वारा एक कूप का सृजन हुआ है, जब धातु के नल को जमीन में इतना धसा देते हैं कि वह जल स्तर तक पहुंच जाए। आपका कास्ट आयरन का पाइप यूज करते हैं, और जहां तक वाटर अवेलेबल होता है उतनी डेप्थ तक हम उसको पहुंचा देते हैं, तक पहुंच जाए, तो इस प्रकार नलकूप का निर्माण होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नलकूप जान गए। तो इसमें क्या करते हैं, पाइप डालते हैं, नलकूपों पर मशीन चालित पंप लगाकर उसके उससे पानी निकाला जाता है, और उसे पानी के काम में, पीने के काम में, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या इरिगेशन पर्पज के लिए, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। ट्यूबवेल ज्यादातर गाँव में सिंचाई पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिशियन वेल क्या होता है। आर्टिशियन वेल ये भी अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ये आपका एक आर्टिशियन कुआं, बस एक कुआं है जिसे जिसे सतह पर पानी लाने के लिए पंप की आवश्यकता नहीं होती है। यह तब होता है जब एक्यूफर में पर्याप्त दबाव होता है। अब एक्यूफर क्या होता है ये समझिएगा। एक्यूफर वो होता है जिसमें पानी मौजूद होता है। तो ये जब दो दो अनकन्फाइंड और ये अनकन्फाइंड, इनके बीच में दबा है, तो उसको कन्फाइंड एक्यूफर कहते हैं। वाटर तो है लेकिन कैसा है, कन्फाइंड एक्यूफर। जब नीचे इम्परवियस लेयर है, पत्थर होता है ये, और ऊपर सीधे आपका फिर ग्राउंड वाटर टेबल मिले, फिर आपको सॉइल मिल जाए, उसको अनकन्फाइंड एक्यूफर कहते हैं। तो ये वेल आपका हो सकता है अनकन्फाइंड तक बोर किया हो, या आपका कन्फाइंड तक बोर किया हो। इससे वाटर प्रेशर से ही निकलता है, दबाव से निकलता है, विदाउट एनी पंप और मोटर, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल। ठीक है, इसमें प्रेशर की, पंप की, मोटर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग एक वसंत बिंदु है। आपने पहाड़ी एरिया में देखा होगा कि पहाड़ से एक किसी बिंदु से वाटर निकलता रहता है, तो वो आप सोचते होंगे क्या है, तो उसके अंदर जो है पानी मौजूद होता है सरफेस सोर्स में। उस सरफेस सोर्स की वजह से क्या होता है कि पानी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक वसंत बिंदु है जिस पर जल से पृथ्वी की सतह तक पानी बहता है, तो ये बिंदु से एक पर्टिकुलर पानी निकलता रहता है, इसको हम स्प्रिंग कहते हैं। आपको पहाड़ी एरिया में ज्यादा दिखेगा। इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इनफिल्ट्रेशन गैलरी इज अ हॉरिजॉन्टल ड्रेन। ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रेन होता है, रिवर के बैंक में, किनारे में बनाई जाती है। इसमें इम्परवियस लेयर होता है, फिगर में भी दिखाएंगे। मेड फ्रॉम एन ओपन जॉइंटेड और परफोरेटेड पाइप। ओपन जॉइंट या परफोरेटेड, इसमें छेद होते हैं। और अब ब्लॉक ड्रेन या ब्लॉक ड्रेन का बना होता है, विच इज लेड बिलो द वाटर टेबल, जो कि वाटर टेबल के नीचे लेट की जाती है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे लेट की जाती है, कलेक्ट द ग्राउंड वाटर। इनफिल्ट्रेशन गैलरी नीड सॉइल दैट आर परमेबल, मतलब इससे पानी पास हो सकता है, इसमें ऐसी मिट्टी लगाई जाती है आसपास से पानी पास हो सकता है, टू अलाउ सफिशिएंट वाटर टू बी कलेक्टेड, ताकि पर्याप्त मात्रा में वाटर से कलेक्ट हो सके। ये फिगर देखिएगा, ये आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी है, ये आपकी रिवर है, रिवर का बैंक जो है ये आपका किनारा है, और ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे बनाई जाती है।
अब पानी कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ उसको अपना दोस्त दिखेगा, जहाँ उसको अपनी रिवर दिखी, रिवर में वाटर अधिक होगा तो पानी कहाँ फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा। जब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गैलरी बना रखी है, ये अलोंग द लेंथ होती है, इसके पूरी लंबाई में ऐसे चलती है आगे के साइड, और ये टनल के रूप में होती है। इससे पानी पास हो के सीप हो के कहाँ आता है, इस टनल में आता है, जो शुद्ध फॉर्म ऑफ वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जिसको हम यूज करते हैं आसपास की जो लोकेलिटी है उसको देने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वाटर को यूज करते हैं। तो ये आपका था ग्राउंड वाटर। ऐसे ही होता है माय डियर आपका एक इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी होती है, जैसे इनफिल्ट्रेशन वेल है वैसे इनफिल्ट्रेशन गैलरी होती है। उसमें क्या करते हैं, ये इनफिल्ट्रेशन गैलरी ऐसी इनफिल्ट्रेशन वेल होता है, इसके नीचे क्या करते हैं, कुएं खोद देते हैं, कुएं खोद देते हैं, तो इसका पानी सीप हो के सीधे कहाँ जाता है, कुओं में जाता है। कुओं में जाकर अल्टीमेटली इसको एक बड़े से जैक वेल से जोड़ देते हैं, और जैक वेल से हम पंप और मोटर की सहायता से पानी क्या करते हैं, बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी और इनफिल्ट्रेशन वेल दोनों क्या है, आपका सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है। तो ये आपका हमने समझ लिया यहाँ। तो आज का हमने जो प्रशिक्षण आपको दिया है उसकी सारांश ये है कि सोर्स ऑफ वाटर में मैंने सरफेस और सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आपको बताया। सरफेस में मेनली आपका देखा हमने रिवर, पॉन्ड, आपका स्टोरेज रिजर्वायर, ठीक है, ये सब हमने देखी आपके स्ट्रीम। और सब सरफेस वाटर में देखा आपका ग्राउंड वाटर, वेल, वेल देखा, ओपन ओपन वेल, क्लोज वेल, और आपका इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ये सब आपको डिटेल में मैंने सरफेस और सब सरफेस वाटर, सोर्स ऑफ वाटर पढ़ाया। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने प्रशिक्षण दिया है ये भविष्य हेतु आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। तो एक संदर्भ जो मैंने यूज किया है वो wikipedia.org से लिया है। बुक जो यूज की है, प्लम्बर और सैनिटरी इंजीनियरिंग थ्योरी पब्लिकेशन, आर्यन पब्लिकेशन, राइटर नेम के पी लाल।